Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, inventories. Very easy chapter, but requires use of common sense more than any given knowledge. ठीक है, requires more of common sense. ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू। इन्वेंटरीज में बेसिकली अपने क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। या तो अपने को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पता करना है या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पता करना है। ठीक है, वैल्यूएशन का बेसिक फंडा क्या है? इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये बेसिक फंडा है वैल्यूएशन करने का। ठीक है, अदरवाइज इसमें तीन मास्टर क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 2022 में आ चुका है। इससे पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपको इन्वेंट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिर्फ 2020 में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन 1 आपके सामने है। एंड इसके अलावा दो और क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इन्वेंट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और इनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। इन्वेंट्रीज अगर आपके एग्जाम में आएगा भी तो ऑप्शन में आएगा, तो यू हैव द राइट टू टोटली एलिमिनेट दिस चैप्टर फ्रॉम योर स्टडी प्लान। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ, आप सारे चैप्टर्स को करो। हम लोग क्लास में एक एक चैप्टर्स को कवर किए हैं। सिलेबस में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को एक एक करके एक एक चैप्टर्स को कवर किए। तो इन्वेंट्रीज का चैप्टर को भी आज अपने कवर करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। The value of physical stock, question 1. The value of physical stock was verified on 4th April 2022 at rupees 85,000. यानी 4th April 2022 को the value of physical stock. Now what is physical stock? गोडाउन में जाते हैं, गोडाउन में जाकर स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने पर क्या पता चला कि 85,000 का स्टॉक गोडाउन में है। Value of physical stock means which is physically present in the godown. तो गोडाउन में गए, वेयरहाउस में गए, स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग किया, उसमें क्या पता चला 85,000 का स्टॉक गोडाउन में है ऑन 4th April 2022। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2022। क्या फाइंड आउट करना अपने को? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2022 for balance sheet purpose। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में अपने क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। सो 31st March 2022 को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? 31st March 2022 को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 1st April 2022 को ओपनिंग स्टॉक होगा, है कि नहीं? 31st March 2022 को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 1st April 2022 को ओपनिंग स्टॉक होगा। तो बेसिकली अपने ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसको देखने का दूसरा नजरिया क्या है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st April 2022, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2022 is the opening stock on 1st April 2022. Given that the following transactions
took place between 1st April 2022 to 4th April 2022. ये 4 दिन में जो हुआ ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, उनका डिटेल्स अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। 4 अप्रैल 2022 को क्या हुआ? अकाउंटेंट ने वेयरहाउस गोडाउन में जाकर स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग किया। फिजिकल काउंटिंग करने पर कितना का स्टॉक मिला उसे? 85,000। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ, यानी 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022, यानी जिस दिन फिजिकल काउंटिंग हुआ उस बीच क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो बताया हुआ है। परचेज बिटवीन 1 अप्रैल 2022, परचेज बिटवीन 1 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 2,500। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल, ये 4 दिन में 2,500 का परचेजेस हुआ। बट ऑफ दीज, बट इनमें से गुड्स वर्थ रुपीज 400 was not received till 4 April 2022। बट ये 2,500 में से 400 का गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ था। कब तक? 4 अप्रैल 2022 तक रिसीव नहीं हुआ था। समझ में आया? यानी इन 4 दिन में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 2,500 का गुड्स परचेज हुआ, बट इनमें से 400 का गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ये 400 का गुड्स को अपने क्या करें जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, परचेजेस में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्या एडजस्टमेंट करोगे? लेस करेंगे बिकॉज रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। लेस करेंगे बिकॉज रिसीव नहीं हुआ है, नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। समझ में आया? ठीक है। नॉट हाथ में ही नहीं है आपके पास स्टॉक, हाथ में ही नहीं है आपके पास स्टॉक। देन सेल्स बिटवीन 1 April to 4 April 2022 amounted to rupees 8,000। ये 4 दिन में 8,000 का सेल हुआ है, ठीक है। 4 दिन में 8,000 का सेल हुआ है। अरिथमेटिकल एरर, अरिथमेटिकल एरर, अरिथमेटिकल एरर मींस कैलकुलेशन एरर इन स्टॉक शीट। जिस पेपर में अपने स्टॉक का कैलकुलेशंस करते हैं, स्टॉक शीट, जिस पेपर में अपने स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं, स्टॉक शीट, ऑन 4 April 2022 resulted in an overvaluation of rupees 700। Arithmetical error in stock sheet on 4 April 2022। 4 April 2022 को कितना का स्टॉक हमारे हाथ में है? 85,000, 85,000, 85,000 लिखा हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, जो स्टॉक हमारे यहाँ प्रेजेंट है फिजिकली, वो कितने का है ऑन 4 April 2022? 85,000। हुआ क्या? कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हुआ है। देर इज एन अरिथमेटिकल एरर इन स्टॉक शीट। स्टॉक शीट मतलब जिसमें स्टॉक का कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें एक अरिथमेटिकल एरर हुआ है। क्या अरिथमेटिकल एरर हुआ है? 4 April 2022 को जो स्टॉक का अमाउंट है उसको हमने 700 से ओवर वैल्यू कर दिया है।
ओवर वैल्यू कर दिया मतलब 700 से उसे बढ़ा दिया या घटा दिया? बढ़ा दिया। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, उसे घटा देंगे। तो 85,000 में से 700 का जो ओवर वैल्यूएशन है उसे हम माइनस कर देंगे। 700 का ओवर वैल्यूएशन है, 700 ज्यादा जोड़ दिया है, तो 700 को माइनस करके करेक्ट अमाउंट निकालेंगे, 85,000 माइनस 700। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। सेल्स कितना हुआ है ये 4 दिन में? 8,000। 8,000 का 25% इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। सेल्स कितना हुआ है? 8,000। 8,000 का 25% इज, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट, इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपने को क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को देखकर क्या इंट्यूशन आ रहा है? डेटा क्या क्या दिया हुआ है? 4 अप्रैल 2022 को फिजिकल स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 85,000, जिसमें से अपने 700 का ओवर वैल्यूएशन को माइनस करेंगे। फिर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक का परचेजेस दिया हुआ है, जिसमें से अपने 400 माइनस करेंगे बिकॉज 400 का आइटम रिसीव ही नहीं हुआ, तो उसको स्टॉक की गिनती में कैलकुलेट नहीं करना है। सेल 8,000 का हुआ है, जिस पर 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक के लिए सेल्स का वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, परचेजेस का अमाउंट है, और 4 अप्रैल 2022 को क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है। तो हम लोग को इंट्यूशन क्या चीज का आ रहा है, क्या बनाने का है? एक, क्या बनाओगे? सेल्स है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, राइट। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने पास सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या नहीं है? ओपनिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोले तो 1 अप्रैल 2022 को जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वही मेरा 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? 1 अप्रैल 2022 को जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज माई 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक। वही अपने को करना है। ये कितने मार्क्स के लिए आया था? 5 मार्क्स के लिए। एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट ही तो बनाना है। ठीक है, चलो करो। ओपनिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। 2 परचेजेस। परचेजेस का कितना हुआ है? नहीं नहीं, परचेजेस कितना का हुआ है? 2,500। देखो,
परचेजेस 2500 का हुआ है, जिसमें से 400 रिसीव नहीं हुआ है। सेल्स कितने का हुआ है? ये रहा सेल्स, 8000 रुपीज। सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 85,000, जिसमें से अपने ओवर वैल्यूएशन को लेस करेंगे। लिख, लिखो स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 इज ₹88,200। बोलो, सबको क्लियर है ये? फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखो प्लीज। जानवी सेज यस, मैटी सेज यस, विदिता सेज यस, बाकी चंद रोमित सेज यस, त्रिशा और को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट है, डिफरेंट है। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में या तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए देगा, जिसको अपने को कॉमन सेंस यूज करके करना पड़ेगा। From the following particulars, ascertain the value of inventories as on 31st March 2022। ठीक है, 31st March 2022, 31st March 2022 यानी क्लोजिंग डेट या ओपनिंग डेट? क्लोजिंग स्टॉक
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी ओपनिंग स्टॉक 1,42,500, 1,42,500, परचेजेस 7,62,500, 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, selling expenses 60,500, administrative expenses 30,000, financial charges 21,500, and sales 12,45,000। अच्छा, इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा? कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा? अच्छा, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, आप लोग यस या नो बोलना। हाँ, ठीक है, वो इजी होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यस और नो? यस। सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, selling expenses never comes in the trading account. Never comes in the trading account. Selling expenses are indirect expenses. Purchases से कनेक्टेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। प्रोडक्शन से कनेक्टेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बट सेल्स से कनेक्टेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यस और नो? नो। फाइनेंशियल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो कि डायरेक्ट नेचर के हैं, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन और परचेजेस? जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस, these are the expenses which have a direct connection with the purchases or production। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बट सेलिंग एक्सपेंसेस, office and administrative expenses, these expenses have no connection with production or purchases. That is why it will not come in the trading account. Financial charges, no, will not come in the trading account. So selling expenses, administrative expenses, financial charges. Selling expenses, administrative expenses, financial charges, these three will not come in the trading account. What will come in the trading account? Only manufacturing expenses. Purchases, opening stock, sales तो वैसे भी आता ही है। Manufacturing expenses आएगा because it is it is having a direct connection with the production or purchases. Clear? समझ में आ रहा है ना? ट्रेडिंग अकाउंट में सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल नहीं आता बिकॉज दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ परचेजेस। सेल्स अगर कनेक्टेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी ऑन 31st March 2021, 31st March 2021 का इन्वेंट्री अपने को दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, दिया हुआ है, दिया हुआ है। 31st March 2021, 2021 का इन्वेंट्री अपने को दिया हुआ है। इन्वेंट्री एज ऑन 1 April 2021 is inventory as on 31st March 2021। क्वेश्चन पूछा क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st March 2022, यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो 1 April 2021 का इन्वेंट्री दिया हुआ है, विच इज इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021। ठीक है, सो 31st March 2021 का इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम, यानी ये जो 1,42,500 आपको दिखाई दे रहा है,
ये जो 1,42,500 आपको दिखाई दे रहा है, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item. राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? प्लस करना या माइनस करना? माइनस करना या प्लस करना? राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? बोलो। माइनस करना। तो 31 मार्च 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 के इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते टाइम 17,500 को माइनस किया गया था। राइट ऑफ मतलब माइनस करना। राइट ऑफ मतलब माइनस करना, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना, माइनस करना। एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं ना, तो एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना है, माइनस करना। तो 17,500 वॉज रिटन ऑफ, माइनस की थे 17,500 को, ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 50,000, which was originally purchased for 50,000. Originally purchased for 50,000. Originally purchased for 50,000. मतलब एक आइटम जिसको अपने 50,000 में खरीदे थे, उसमें से 17,500 माइनस किए। ये कहना चाह रहे हैं ना, a sum of rupees 17,500 was written off, माइनस किए, on a particular item which was originally purchased for 50,000, 50,000। तो 50,000 का एक आइटम परचेज किए थे, जिसमें से अपने 17,500 को माइनस किए। तो 50,000 का आइटम में से 17,500 का माइनस से माइनस किए, है ना? ये सोनू समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं? 50,000 के एक आइटम परचेज किए थे, जिसमें से 17,500 माइनस कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। 50,000 के आइटम में से 17,500 माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है वो अमाउंट? 50,000 में से 17,500 माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है? 32,500। 32,500। ये जो 32,500 का आइटम है ना, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम। इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल आइटम मतलब विच इज नॉट नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मली नहीं बिकता है। वो नॉर्मली नहीं बिकता है, तभी तो आपने वैल्यू को घटाकर माइनस कर दिया 17,500। समझ में आ रहा है ना? वो नॉर्मली नहीं बिकता है, तो प्राइस को आपने घटा दिया, वैल्यू को घटा दिया आपने, उसका वैल्यूएशन कम हो गया। आपको आइटम नॉर्मली नहीं बिकेगा, तो उसका वैल्यू कम होगा या बढ़ेगा? वैल्यू कम होगा। कितना से कम किया आपने? 17,500। तो ये आइटम नॉर्मली नहीं बिकता है, तो इसलिए इसका वैल्यू को घटाया। कितना से घटाया? 17,500 से घटाया। तो एक एबनॉर्मल आइटम है जो कि नॉर्मली नहीं बिकता है, इसका वैल्यू को आपने घटाया है, 17,500 से घटाया है। 50,000 में खरीदा था, 50,000 में खरीदा था, 17,500 घटाया है। घटाने के बाद कितना रहे? 32,500। सो ये जो एबनॉर्मल आइटम है ना, ये 32,500 का है। ये एबनॉर्मल आइटम किसमें इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक में। ये एबनॉर्मल आइटम किसमें इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक में। 32,500 किसमें इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक में। क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी 1 अप्रैल 2021, 17,500 को माइनस किए 50,000 में से, तो कितना बचा? 32,500। यानी ये जो एबनॉर्मल आइटम है, ये ओपनिंग स्टॉक पे किस वैल्यू में इंक्लूडेड है? 32,500। सर एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट क्या करना है? ये जिधर भी इंक्लूडेड है उसको उधर से माइनस कर देना। एबनॉर्मल आइटम जिधर भी जिस अमाउंट में इंक्लूडेड है, उसको उधर से हटा देना। तो ये जो एबनॉर्मल आइटम है ना,
32,500 का, ये एबनॉर्मल आइटम जो 32,500 का है ना, ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, 32,500 में इंक्लूडेड है। ये जो एबनॉर्मल आइटम है ना 32,500, it is included in the opening stock of 1,42,500. तो 32,500 is included in 1,42,500. तो इसको 1,42,500 से हटा देना है, माइनस कर देना है। तो 1,42,500 माइनस 32,500। आई बात समझ में? समझ में आया? एक एबनॉर्मल आइटम है जो कि नॉर्मली बिकता नहीं है। नॉर्मली बिकता नहीं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। वैल्यू कितना से कम हुआ? 17,500 से। कितना में खरीदा था? 50,000 में खरीदा था। वैल्यू कितना से कम हुआ? 17,500 से कम हुआ। तो 50,000 में खरीदा था, 17,500 से वैल्यू कम हुआ, तो कितना में इसका वैल्यू है? 30,500। ये 32,500 का आइटम जो है, ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, तो इसको ओपनिंग स्टॉक से रिमूव करना है। सो 1,42,500 में से 32,500 को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? माइनस करके करेंगे। ठीक है। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000। यानी ये नॉर्मल आइटम बिक भी गया। कितना में बिका? 45,000 में बिका। यानी ये सेल्स में भी इंक्लूडेड है। सेल्स में कितना से इंक्लूडेड है? 45,000 में से में इंक्लूडेड है। सेल्स में भी इंक्लूडेड है ये। सेल्स में किस वैल्यू में इंक्लूडेड है ये? 45,000। तो सेल्स में से अपने 45,000 को माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल आइटम जिधर भी है, जिधर भी इंक्लूडेड है, उसको उधर से रिमूव करना है। अब नॉर्मल आइटम का अमाउंट जिधर भी, जिस अमाउंट पर इंक्लूडेड है, उसको उधर से उस अमाउंट से हटाना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक में अब नॉर्मल आइटम 32,500 में इंक्लूडेड था, तो उसको 32,500 से हटाना है। सेल्स में अब नॉर्मल आइटम 45,000 में इंक्लूडेड है, तो सेल्स में से 45,000 माइनस कर देना है। समझ में आया? हाँ ना? भाई फॉर यस एंड फॉर नो, सब जन पार्टिसिपेट करो प्लीज। ओके, चलो। तो ओपनिंग स्टॉक में से 32,500 हटाएंगे, सेल्स में से 45,000 हटाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? पैरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। मतलब ये ट्रांजैक्शन को छोड़कर द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। नॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है? 12 लाख। 12 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट। सर प्रॉफिट इज इंक्लूडेड? नो, इट इज अ सेल्स वैल्यू। आप खुद ही सोचो ना। देखो मैत्री, हम लोग क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक में ये आइटम 32,500 से हटा रहे हैं, तो वी आर मेकिंग द ओपनिंग स्टॉक क्लीन फ्रॉम दिस एबनॉर्मल आइटम। सेल्स में ये आइटम 45,000 में इंक्लूडेड है, तो सेल्स में से आइटम 45,000 से हटा रहे हैं, तो वी आर क्लीनिंग द सेल्स विद दिस 45,000। ये आइटम जिस अमाउंट, जिधर भी, जिस आइटम में भी, ये जो एबनॉर्मल आइटम है, ये जिधर भी जिस अमाउंट में इंक्लूडेड है, उसको उधर से, उस अमाउंट से हटाना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद नॉर्मल आइटम का सेल कितना है? 12 लाख। 12 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट। 12 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप देखे जाए तो एबनॉर्मल आइटम को अपने प्रॉफिट में सेल किया, बिकॉज उसका वैल्यू कितना था, 32,500, उसको 45,000 में सेल किया। और अलग ढंग से अगर देखे तो 50,000 में खरीदा था, 45,000 में सेल किया, लॉस हो गया। बट अपने को एबनॉर्मल आइटम से मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को हटाने का काम करना है। एबनॉर्मल आइटम जिधर भी जिस अमाउंट में इंक्लूडेड है उसको उधर से उस अमाउंट से हटाना है। ओपनिंग स्टॉक में 32,500 में था, उसको ओपनिंग स्टॉक से 32,500 से हटाना है। सेल्स में 45,000 में इंक्लूडेड है, तो सेल्स में से 45,000 को हटाना है। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग द ट्रेडिंग अकाउंट क्लीन ऑफ द एबनॉर्मल आइटम। बिकॉज अब खुद ही सोचो, ये एबनॉर्मल आइटम क्या अभी फिजिकली आपके पास है? आंसर इज नो, बिकॉज ये बिक चुके हैं। क्या ये एबनॉर्मल आइटम फिजिकली अभी भी आपके पास है? आंसर इज नो, बिकॉज ये बिक चुके हैं। एबनॉर्मल आइटम बिक चुके हैं, तो फिजिकली आपके पास नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 1,42,500 माइनस 32,500, ओपनिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड। फिर परचेसेस 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, selling administrative financial charges will not come. Sales on the credit side 12,45,000 minus 45,000 is equal to 12 lakh. Then 12 lakh per gross profit to gross profit, 12 lakh का 20% is gross profit. तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग को क्या चाहिए, वही क्लोजिंग स्टॉक चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको यही सब क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करना है। आपको यही सब क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करना है, समझ में आया? तो जाकर और कंसेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज इन्वेंटरी से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, बट आया भी तो इसी टाइप में से कोई एक आएगा जिसको आपको कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना है। और आएगा भी तो ऑप्शन में आएगा, तो उसको टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, इनर कॉलम में 1,42,500, लेस एबनॉर्मल आइटम,
ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 20%, 12 लाख का 20%। ठीक है। लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 is rupees 62,500। डन। क्लियर है सबको? द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस 2 लाख रुपीज है, ओपनिंग स्टॉक नील है, यानी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस 50,000। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। दिया हुआ क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट जितना डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस में से अपने प्रॉफिट का एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट जितना डिफरेंस है। तो अगर अपने प्रॉफिट एलिमेंट को सेलिंग प्राइस से हटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अपने को प्रॉफिट एलिमेंट को रिमूव करने का काम करना है। ये जो 50,000 का सेलिंग प्राइस है ना, इसमें से प्रॉफिट को हटाना है। ठीक है। अब कैसे हटाए? ध्यान से सुनो। इसके लिए एक प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, इसके लिए एक प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालें, वही निकालने का काम सीखना है। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालना है, वही निकालने का काम सीखना है। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री तो नील है, परचेजेस कितना का किया? 2 लाख। क्या पूरा 2 लाख का आइटम्स आपने सेल कर दिया? नहीं, तभी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा हुआ है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका मतलब पूरा आइटम आपने सेल नहीं किया। ओपनिंग में तो नील था, परचेजेस 2 लाख का किया आपने, जिसमें से कुछ आइटम बिके हैं एंड बाकी आइटम नहीं बिके हैं। जो आइटम नहीं बिके हैं
वो क्लोजिंग स्टॉक है, और उस क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है? 50,000। आपने 2 लाख का परचेज किया, 2 लाख में से बहुत सारे आइटम्स बिक गए। जो बिके हैं वो किस प्राइस पर बिके? 2 लाख में बिके। और जो नहीं बिके वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए, उनका सेलिंग प्राइस कितना है? 50,000। यानी अगर उनको आप बेच पाते तो कितना में बेच पाते? 50,000 में बेच पाते। तो ये जो पूरा माल है, 2 लाख का जो आपने परचेजेस किया है, ये पूरा माल को आप कितना में बेच पाते? 2,50,000 में। बिकॉज जो आपने परचेज किया है ना, परचेज किए हुए सारे आइटम्स को अगर आप बेचते तो कितना में बेच पाते? 2,50,000 में। बिकॉज ये 2 लाख में से जो आपने बेचा है वो 2 लाख में बेचा है, और जो नहीं बिका है उसको आप 50,000 में बेच पाते। तो पूरा एंटायर स्टॉक को आप कितना में बेच पाते? कितना में बेच पाते? 2,50,000 में बेच पाते। तो 2 लाख का स्टॉक को आप 2,50,000 में बेच पाते। यानी 2 लाख पर आप 50,000 कमाते। समझ में आया? तो एक प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, मिल रहा है ना कुछ कुछ आइडिया? समझ में आया? हमने परचेजेस किया, 2 लाख का परचेजेस किया, इसमें से कुछ आइटम बिके हैं, बाकी आइटम नहीं बिके। नहीं बिका कैसे पता चला? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब कुछ आइटम नहीं बिके। तो बाकी आइटम बिके हैं, कुछ आइटम नहीं बिके। जो आइटम आपने बेचा वो 2 लाख में बेचा, और जो आइटम नहीं बेच पाए वो क्लोजिंग स्टॉक में है, उसको अगर आप बेचते तो कितना में बेच पाते? 50,000 में बेच पाते। बिकॉज 50,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको 50,000 में बेच पाते। यानी पूरा माल को अगर आप बेचते तो 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 में बेच पाते। तो 2 लाख का आइटम कितना में बिकता? 2,50,000 में बिकता। है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। Total sales value of the entire stock of purchases. This is total sales value of the entire stock of purchases. उसमें से लेस करो, लेस कॉस्ट ऑफ परचेजेस।
समझ में आया? अगर आप पूरा स्टॉक को बेचते तो 2,50,000 में बेचते। कितना में खरीदा था? 2 लाख में खरीदा था। प्रॉफिट कितना कमा लेते? 50,000 का कमा लेते। अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटिंग रेशियो सीखा ना क्लास 12 में? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100। ठीक है। सो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। दिया हुआ है क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एट सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट का एलिमेंट क्या है? 20% ऑन सेल्स। तो 50,000 का 20% इज हाउ मच? 50,000 इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20% इज 10,000। 10,000 इज प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट को हटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है दैट इज कॉस्ट। समझ में आया? लिखो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज इज इक्वल टू 50,000 माइनस 20% ऑफ 50,000। बिकॉज अपने को क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज निकालना है। दिया हुआ क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट। प्रॉफिट का कितना एलिमेंट है? 20%। तो 50,000 माइनस 20% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी 40,000 होगा। 40,000 होगा, 40,000। समझ में है? यस नो? सबको क्लियर है? नाइस, नाइस, नाइस। सो इन्वेंट्रीज का जैसे मैंने आपको कहा, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजिली वांट, इफ यू वांट यू कैन एलिमिनेट इन्वेंट्रीज, बट इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन सेंस का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। इसका 3 वैरायटीज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर दिया। पिछले लास्ट 5 टर्म्स में एक ही बार ये क्वेश्चन आए 2022 में। तो ऑब्वियस सा बात है 2023 में इसका आने का चांसेस बहुत ही कम है। बट अगर आया तो ऑप्शन में आएगा, और ऑप्शन को अपने चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। बट अगर सॉल्व करना चाहे तो क्यों ना करें, कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, 3 वैरायटीज बता दे जिससे एक आइडिया लग जाए कि इन्वेंटरी से क्वेश्चन को किस तरीके से अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सिलेबस का एक एक पॉइंट, हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस का एक एक पॉइंट अपने क्लास में कवर कर चुके हैं। नॉट अ सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट फ्रॉम द सिलेबस। Each and every topic, each and every chapter, each and every point in the syllabus has been covered. एक फाइनल टच, फिनिशिंग टच देना बाकी है। फिनिशिंग टच में अपने बेसिकली क्या करेंगे, लास्ट 5 years का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें
से आपको क्वेश्चंस मार्क करके मैं दे दूंगा, बिकॉज उसमें सीबीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो उसमें कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी थे, जैसे लॉस ऑफ, जैसे इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट। तो ये सब एडिशनल चैप्टर्स भी थे। तो इन चैप्टर से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को कैंसिल करके मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं बेसिकली क्या करूंगा, जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उन चैप्टर्स का ही क्वेश्चन को टिक करूंगा, और जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है बट सीबीसीएस में था, उन क्वेश्चंस को क्रॉस करके आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वहीं से आपको थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी का एक्सटेंसिव कवरेज वहीं से करना है। थ्योरी एज सच आता है बट बहुत कम मार्क्स के लिए आता है, तो आपको थ्योरी वहीं से पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि अपने प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर खाली पीडीएफ से ही करेंगे, अपने डिस्कस भी करेंगे लाइव क्लास में। तो जब आपके एग्जाम के बीच में टाइम गैप होगा, उस बीच में क्लास को शेड्यूल करके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जितना तक हो सकता है लाइव क्लास में कवर करेंगे, बट अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो लाइव क्लास में भी रिवीजन होगा, नॉट टू वरी। एक एक क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे, आप देखोगे आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बट आपके एग्जाम का जो इंटेंसिटी है, एग्जाम के क्वेश्चंस का जो स्ट्रेंथ है, वो सीबीएसई से थोड़ा कम होने वाला है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्योंकि आप फर्स्ट बैच हो, तो एग्जाम के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड तो रहेंगे बट इजी रहेंगे, ऑन द इजिएस्ट साइड रहेंगे। ठीक है, राइट। So with this, we come to an end. Officially, we come to an end of semester one syllabus. We look forward for semester two. We shall start semester two as soon as we are done with our sem one exams. Classes will be in online, live online, जैसा कि अपने कर रहे हैं, live online, live offline, जैसा कुछ लोग कर रहे हैं, live offline भी आ रहे हैं, और recorded mode. Then all the three modes classes will be available. Classes are conducted near MBA Chaiwala, which is a 2 minutes walking distance from the Bhawanipur College and 5 minutes walking distance from the Netaji Bhavan metro station. ठीक है, तो नियर एमबीए चायवाला शुभम अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर में अपना क्लासेस होता है। तो ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करो, विच आई थिंक इज मोर प्रोडक्टिव, because I can make out from your faces how much have you understood, and I can easily modulate my expression according to your facial expression. ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो। वी शैल स्टार्ट एज सून एज वी कंप्लीट आवर सेम वन के एग्जाम्स। ठीक है, and all of you have my number. So for more details, you can contact me at my personal number, which is 98366 98270. All of you there are there in the WhatsApp group. WhatsApp group में न्यू बैच के टाइमिंग्स एंड डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, समझ में आया? यस, नो? कल क्लास लेने का कोई जरूरत नहीं है, आज ही हो गया कंप्लीट। चलो, now pull up your socks for the exam. All the best for your exam. Definitely we are going to meet in between for the revision classes. I'll schedule according to your convenience. ठीक है, चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।